नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2000 एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल और क्लियर शब्दों में, ताकि आपको समझ आए कि ये बजट आपके लिए क्या लेके आया है। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यानी इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अलग अलग सेक्टर में किसको कितना बजट अलोकेशन हुआ है ये भी देखेंगे। और वीडियो के लास्ट पार्ट में इस बजट से क्या शेयर मार्केट में तेजी लौट सकती है क्या, इस सवाल का भी जवाब लेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो शेयर मार्केट और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को बिल्कुल क्लियरली समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि हर और इसी की ही चर्चा होते हुए दिख रही है। तो देखिए, अब 12 लाख तक की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अगर आप सैलराइड पर्सन है तो अप्रोक्सीमेट 12.75 लाख तक की आपकी इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना रहेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए थी, तो लगभग 50% जितना लिमिट को यहाँ पर बढ़ा दिया है फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने। इससे क्या होगा, लोगों के पास इनकम काफी ज्यादा बचेगी, लोगों का पैसा टैक्स में कम जाएगा, जिससे लोग अपने पैसे को खर्चा ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन पे ज्यादा यूज करेंगे। इसी न्यूज के चलते जो एफएमसीजी के स्टॉक्स थे, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ट्रेंट, वोल्टास, आईटीसी, डीमार्ट, ये सारे ही स्टॉक कल के दिन शनिवार को भी अच्छा खासा रैली के साथ बंद हुए। इस डिसीजन का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले, नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको। उन पे टैक्स का बर्डन कम होता हुआ दिखेगा। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो पिछले साल 7.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ लोगों की इनकम 12 लाख से नीचे थी। तो इस साल ऑलमोस्ट 87% लोग टैक्स के दायरे में ही नहीं आने वाले। पर फिलहाल तो ये पॉजिटिव न्यूज है, और एक बार तो मार्केट के सेंटीमेंट पे इस खबर का असर पड़ना ही चाहिए। एग्रीकल्चर यानी कृषि सेक्टर में बात करें तो धन धान्य कृषि योजना के तहत जो ज्यादा मार्जिन वाले बीज होते हैं, ज्यादा मार्जिन वाली फसलें होती है, इस पे सरकार फोकस करने वाली है और इसका एक्सपोर्ट भी करने वाली है, जिससे गांव में जो रहने वाला किसान है उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर पाए, जिससे हमारी इकोनॉमी में अंदर से भी ग्रोथ हो। खास तौर पे गवर्नमेंट जो है दालों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहती है और तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, ये सारी दालों को एक्सपोर्ट करना चाहती है। किसानों के लिए एक और घोषणा की सरकार ने, जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लिमिट पहले 3 लाख होती थी, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी किसानों को ज्यादा अमाउंट मिलेगा, वो ज्यादा यूज कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट में अगर बात करें तो एमएसएमई यानी मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट, इनको जो लोन की लिमिट होती थी, वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दी है। हमारा देश मेक इन इंडिया बने और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, इसके लिए एमएसएमई की जो क्रेडिट गारंटी है वो 5 करोड़ रुपए से डबल करके 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो जो गिग वर्कर्स है यानी जोमेटो, स्विगी के वर्कर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब के वर्कर्स, इन सब के लिए जो है अब इनको ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करेगी गवर्नमेंट और इनको अलग से आईडी कार्ड इशू करेगी। और इसके साथ ही इनको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सब का भी बेनिफिट मिलेगा। ये लोग हमारे देश का काफी लोअर और मिडिल क्लास होते हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर अच्छा डिसीजन लिया है। और नंबर 5 पे अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना को और ज्यादा बढ़ावा देने वाली है और हाउसिंग मार्केट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से अलोकेट करके रख दिया है। नंबर 6 पे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, एफडीआई की लिमिट यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट, जो इंश्योरेंस सेक्टर में अभी 74% थी, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 100% कर दिया है। इसके चलते जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट कंपनियां होगी वो यहाँ पर आएगी और इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंडीशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर यही रखी है कि जो भी फंड ये कंपनियों को मिलेगा, फंड का इस्तेमाल ये कंपनी इंडिया में ही इन्वेस्ट करने के लिए करेगी। नंबर 7 पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अनाउंस किया है, जिसका टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेट करना है। इससे क्लीन एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी पे हमें शिफ्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही एकदम क्लीन एनर्जी मिल सकती है। हाल ही में गवर्नमेंट ने 2030 तक 30 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। नंबर 7 पे बात करें तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री को इस बजट से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और भी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है कैमरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर, माइक्रोफोन्स, रिसीवर, यूएसबी केबल्स, मोबाइल में यूज होने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज को काफी कम कर दिया है। डिक्सन टेक, काइनस टेक, ये सब कंपनियां इस सेक्टर में काम करती है। यहाँ पर यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मोबाइल फोन में यूज किए जाते हैं, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो 28 चीजें इस्तेमाल की जाती है, उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको गवर्नमेंट ने हटा ही दिया है।
ये इस सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इस सेक्टर से होगा क्या, इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इसका एक्सपोर्ट भी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा। और मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक ये सब चीज़ों में इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन के साबित हो सकता है। नंबर 8 में बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे भी गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस देखने को मिला। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं जैसे कि लिथियम और कुछ-कुछ और खनिज वगैरह, ऐसे टोटल 25 खनिजों पे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसकी बैटरी बनाने का जो खर्चा होता है वो इंडिया में कम होगा और हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सब गाड़ियां और सस्ती होते हुए नजर आएगी। नॉर्मल देश की जनता के लिए बात करें तो एक और अच्छी खबर आते हुए दिखी जो सीनियर सिटीजन के लिए, जो सिर्फ पहले 50,000 रुपए से बढ़ने इंटरेस्ट ज्यादा होता था तो उनको 10% टीडीएस पे करना पड़ता था। अब ये लिमिट बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए तक कर दी है। इसका मतलब जो भी सीनियर सिटीजन है और अगर वो एफडी के इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट कमाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए से ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम पे ही टीडीएस पे करना होगा। इस खबर के चलते सीनियर सिटीजन एफडी का रेशियो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बैंकों को भी इससे लिक्विडिटी मिल सकती है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐसी निकल के आई बजट में जिससे मिडिल क्लास को बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। जिस किसी को भी अगर रेंटल इनकम आती है तो वो 6 लाख तक की अमाउंट पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ये लिमिट अब तक सिर्फ 2.4 लाख थी। इस खबर के जरिए जो छोटे घर के मालिक होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई है बजट में जिससे आम इंसान को, मिडिल क्लास मैन को भी फायदा हो सकता है। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज तो देखिए बजट में डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर इसके बारे में कोई भी चर्चा होते हुए नहीं दिखी। पर जो बजट के नोट्स आए उसमें हमने देखा कि जो डिफेंस सेक्टर के लिए इस साल का बजट लगभग 5 लाख करोड़ के अराउंड है। रेलवे सेक्टर के बजट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जो बजट पिछले साल रेलवे के लिए था वो सेम का सेम बजट इस साल रखा गया। इसलिए शायद रेलवे के स्टॉक समय नीचे जाते हुए दिखे क्योंकि रेलवे स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से काफी तेज हो चुके थे। उम्मीद लगाकर बैठे थे कि रेलवे का बजट बढ़ेगा, इसके कारण उनको आज निराशा हाथ लगी। बजट के अंदर मेडिकल टूरिज्म इस सब की भी काफी चर्चा की गई। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट नेसेसरी कदम उठा रही है क्योंकि हमारे देश में मेडिकल की जो भी सर्विसेज है वो काफी लो कॉस्ट में सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इसलिए हमारे देश में काफी अलग अलग देशों से, डेवलप्ड देशों से लोग अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे देशों में आते हैं, जिसको हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। इस सेक्टर में गवर्नमेंट खास फोकस करके चल रही है। इसके अलावा अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो 36 ऐसे ड्रग्स थे, ऐसी दवाएं थी जिनका इस्तेमाल कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता था। उन दवाओं के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में बात करें तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन के लिए अच्छी खबर आई क्योंकि सरकार जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गवर्नमेंट स्कूलों और बाकी सभी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। उड़ान स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है एविएशन सेक्टर को भी फायदा पहुंचाने वाली है। इसके अलावा फुटवेयर जो सेगमेंट है, चप्पल जूते का सेगमेंट, सेक्टर को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है। एक छोटा सा ही पार्ट पर गवर्नमेंट रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट अलग से अलोकेट किया है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस बजट में बिहार के लिए बहुत ही खास चीजें देखने को मिली। बिहार में मखाना इंडस्ट्री का विकास किया जाएगा। अगर आप नहीं जानते कि मखाना क्या होता है तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ग्लोबली इसकी डिमांड अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो ये थी बजट की सभी अपडेट्स। अगर आपको कुछ भी नई चीज सीखने को मिली और सब कुछ क्लियरली समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। तो फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बात कर लेते हैं कि जो 2025 का बजट हमारा पेश हो गया, इसका इंपैक्ट अब शेयर मार्केट पे कैसा रह सकता है। क्या शेयर मार्केट यहाँ से बढ़ेगा या क्या होगा। तो सबसे पहले टैक्स में जो रिफॉर्म किया गया है वो एक हिस्टोरिकल फैसला है। इस जो इनकम टैक्स में छूट मिली है ये बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सभी लोग यही उम्मीद करके चल रहे थे कि हाँ लिमिट बढ़ सकती है, लिमिट बढ़ सकती है, वो सिर्फ 10 लाख तक हो सकती है। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर छक्का ही मार दिया, सीधा 12 लाख सैलरीड के लिए तो ऑन एंड अराउंड अप्रोक्सीमेट 13.25 लाख रुपए तक की अमाउंट को टैक्स फ्री कर दिया। क्या आपने इतना अमाउंट एक्सपेक्ट किया था कि इतना छूट मिल जाएगा? अगर किया था तो कमेंट जरूर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे स्टेप्स है जिससे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके पास पैसा बचेगा, तो वो पैसा अपना खर्च करेंगे कंजम्पशन पे, अपनी डेली चीजों पे, इन्वेस्टमेंट करने पे भी वो अपना पैसा खर्च करेंगे। इससे मार्केट में एक लिक्विडिटी, अच्छी खासी लिक्विडिटी आती हुई दिख सकती है। एसआईपी इक्विटी का फ्लो हमें बढ़ते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ बैंकों को भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल सकती है। और मार्केट के लिए एक बात ये भी खास है कि अगले ही हफ्ते 5 से 7 फरवरी को आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, एमपीसी की मीटिंग्स है। तो उस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहे हैं कि 0.25% का रेट कट वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो बाजार के लिए डबल पॉजिटिव चीजें आ सकती है।
बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड गवर्नमेंट के डिसीजन, कस्टम ड्यूटी को कम करना, ये सारे ही डिसीजनों से मेक इन इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। खासतौर से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सस्ती होगी, तो इस चीज़ों का जो है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसी कंपनियों को अच्छा खासा बेनिफिट फ्यूचर में होते हुए दिख जाएगा। नेगेटिव की बात करें तो कोई खास नेगेटिव नहीं, सिर्फ यही थोड़ा नेगेटिव रहा कि डिफेंस और रेलवे को और थोड़ा बजट मिल जाता, क्योंकि हमारे देश को जरूरत है डिफेंस, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत बनाने की अभी काफी जरूरत है। तो इसको और थोड़ा बजट मिलता तो अच्छा रहता। साथ ही साथ गवर्नमेंट और थोड़ा अपनी स्पेंडिंग और बढ़ाती तो ये भी अच्छा रहता। तो ये सिर्फ एक हल्का सा नेगेटिव मुझे लगता है। बाकी गवर्नमेंट शायद ये खर्चा इसलिए कम कर रही है क्योंकि जो इन्होंने इतनी ज्यादा छूट दी है, इस छूट से गवर्नमेंट को जो है 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कम कलेक्ट होगा। इसीलिए गवर्नमेंट अपना खर्चा थोड़ा सा कम करके चल रही है। आप इस पॉइंट पे क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइए। बाकी ऑन लाइटर नोट पे अगर बात करूं तो ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं था कि शनिवार को मार्केट चालू है और एफआईआई वगैरह छुट्टी पे थे। आपने डेटा पे भी देखा होगा, काफी कम वॉल्यूम हमें एफआईआई का दिखा था शनिवार के दिन। तो हो सकता है वो मंडे को वापस लौट के आए, बाउंस बैक करे और मंडे से या 1-2 दिन बाद से हमें अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले। पर्सनली मैं इस बजट को 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। आप इसे कितना नंबर देंगे वो कमेंट कीजिए। बजट अच्छा है, इससे मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, सारे ग्राउंड लेवल पे इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो मार्केट में अच्छा खासा एक रैली आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, पर एक एक चीजें जो हमने डिस्कस की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है तो वो कमेंट करके जरूर पूछिए। हमें आपके प्रश्नों का जवाब देने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बाकी इस बजट का इन डिटेल एनालिसिस और इस बजट से किन स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है या किन स्टॉक्स के लिए ये नेगेटिव न्यूज है, ये सब कुछ हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पहले ही शेयर कर दिया है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार विजिट करें और एक ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं। तो उसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप चाहे तो हमारे चैनल पे विजिट करके बाकी सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स को भी एक बार देख सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।